फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का संतोष एसएसटी एकेडमी में। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है वैश्वीकरण। ठीक है दोस्तों, देखो भाई, वैश्वीकरण हम इसमें समझेंगे वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, अभिव्यक्तियाँ क्या है वैश्वीकरण की, वैश्वीकरण को लेकर के वाद विवाद किन किन मुद्दों पर होता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो अपलोड करने की। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, जो वैश्वीकरण है वो एक बहुआयामी प्रक्रिया है। ठीक है, अब जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने किसी भी क्षेत्र में या एक जगह बैठ करके हम पूरी दुनिया को हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप फ़ोन चलाते हो तो फ़ोन से आप कहीं से भी दूर दराज के लोगों से बात कर सकते हो, अपने बिजनेस को हैंडल कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, जो दुनिया के दूरवर्ती क्षेत्रों में व्यक्ति हैं उनके व्यवहार का निर्धारण करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है किसने, वैश्वीकरण ने। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो भाई, जो वैश्वीकरण है, ठीक है, सबसे पहले हमें तो पता होना चाहिए वैश्वीकरण है क्या, हमें इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए। देखो भाई, वैश्वीकरण को अगर सिंपल शब्दों में समझा जाए तो वैश्वीकरण क्या है, एक प्रवाह है। ठीक है, क्या है, प्रवाह है। ठीक है, ये प्रवाह हर क्षेत्र में हो सकता है, जैसे कि वस्तुओं का प्रवाह, एक दूसरे से हम क्या कर सकते हैं, वस्तुएं ले सकते हैं, दे सकते हैं, दूसरे देश से व्यापार कर सकते हैं। पूंजी यानी मतलब पैसे का। ठीक है, श्रम का प्रवाह, विचारों का। ठीक है, विश्व में अनेक देशों से हम क्या करते हैं, संस्कृतियों का आदान प्रदान करते हैं, एक हिस्से से दूसरे हिस्से। ठीक है, एक दूसरे हिस्से से मुक्त व्यापार पर प्रवाह। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं, जो प्रवाह है उसी को हम क्या करते हैं, वैश्वीकरण समझ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखो भाई, वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमंडलीकरण, यानी मतलब जब वैश्वीकरण आया तो सभी देश क्या हुए, आपस में जुड़ गए। आप देख सकते हो आजकल हम हर देश से कनेक्टेड हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक तरीके का क्या है, बहुआयामी अवधारणा है, यानी मतलब हम पूरा वर्ल्ड एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। ठीक है, यह ना तो केवल आर्थिक परिघटना है और ना ही सिर्फ सांस्कृतिक राजनीतिक, ये भाई ओवरऑल सभी चीज़ों का क्या है, मिश्रण है, भूमंडलीकरण है, एक वैश्वीकरण है, समझ लो आप लोग। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो वैश्वीकरण के कारण क्या है, क्यों ज़रूरत है भाई वैश्वीकरण की। उन्नत प्रौद्योगिकी यानी मतलब जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसकी आवश्यकता के लिए। ठीक है, विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव के लिए, जिस कारण आज विश्व एक वैश्विक ग्राम बन गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर देखो, अगर हमें टेक्नोलॉजी चाहिए होती है तो हम वैश्वीकरण के माध्यम से क्या करते हैं, हम दूसरे देश से खरीद लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, कोई चीज़ चाहिए हमारे पास नहीं तो हम दूसरे देशों से खरीद लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्या है, विश्व को एक ग्राम बना दिया है, वैश्विक ग्राम, जहाँ पर क्या करते हैं, सभी देश आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखो भाई, अब हम बात करते हैं। देखो, आपने देखा होगा टेलीग्राम, टेलीफोन, माइक्रोचिप्स, इंटरनेट, अन्य जो सूचना तकनीक साधन है, ये सब क्या है, विश्व के विभिन्न भागों के बीच संचार की क्रांति इन सब के जरिए से आई है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख रहे हो फ़ोन यूज़ करते हो, माइक्रोफोन, इंटरनेट, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, ये सब क्या है, संचार के माध्यम है भाई। एक मिनट में खबरें इतनी फास्ट फॉरवर्ड मिलती है हमें, हम नहीं बता सकते। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, पर्यावरण की वैश्विक समस्याओं जैसे कि सुनामी है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन है, वैश्विक ताप वृद्धि है, इन सब से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हमने किस वजह से बनाए हैं। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा यूएनओ भाई कैसे बना, जब हम पूरी दुनिया आपस में एक जगह कनेक्ट हुई। ठीक है, ये सब वैश्वीकरण के कारण ही संभव हो सका है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं वैश्वीकरण की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है वैश्वीकरण की। देखो भाई, पूंजी होता है, श्रम, वस्तुएं एवं विचारों का गतिशील मुक्त प्रवाह। आपने देखा हम क्या कर सकते हैं, पूंजी का भाई पैसे का लेन देन कर सकते हैं दूसरे देशों से अपने देश में। श्रम है भाई, हम क्या कर सकते हैं, दूसरे देशों में जाकर काम कर सकते हैं, वहाँ से वस्तुएं खरीद सकते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं किसी भी देश के साथ। अब देखो भाई, पूंजीवादी व्यवस्था, खुलेपन एवं व्यापार में वृद्धि। वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ, पूंजीवादी व्यवस्था यानी मतलब कि जो देश अमीर हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और खुलेपन एवं व्यापार में वृद्धि हुई है। अब क्या हुआ, जब वैश्वीकरण आया तो देशों में कंपनियां आई फ्रेंड्स, उससे क्या हुआ, व्यापार बढ़ा है। ठीक है, देखो, देश के बीच में आपसी जुड़ाव एवं आपस में अंतर्निर्भरता बढ़ी है, सभी देश क्या हुए हैं, कनेक्ट हुए हैं। कब, जब से वैश्वीकरण आया है।
ठीक है फ्रेंड्स। देखो, विभिन्न आर्थिक घटनाएं जैसे कि मंदी, तेजी, महामारियों, एंथ्रेक्स, कोविड-19, ये सब किसकी वजह से हुआ है फ्रेंड्स? आप लोग देख सकते हो, ठीक है। HIV, एड्स, स्वीडन फ्लू, ठीक है, जैसे मामले वैश्विक सहयोग पर ही प्रभाव डालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं वैश्वीकरण के उदाहरण। देखो भाई, विभिन्न विदेशी वस्तुओं की भारत में उपलब्धता, यानी मतलब हम जो भी भारत में खरीदते हैं वो चीज़ चाइना में बनी हो सकती है, अमेरिका में बनी हो सकती है, लेकिन वो सारी चीज़ें कहाँ मिल रही हैं? हमारे भारत में। ये किसका एग्जाम्पल है? वैश्वीकरण का। ठीक है। युवाओं को करियर के विभिन्न नए अवसर मिलना। ठीक है, कोई बाहर की कंपनी है भाई, चाइना की कंपनी है, उसने आकर के हमारे इंडिया में अपना व्यापार खोला और यहाँ के लोगों को क्या दे रहा है? रोजगार दे रहा है। ये भी किसका उदाहरण है? एक वैश्वीकरण का उदाहरण है। किसी भारतीय का अमेरिकी कैलेंडर एवं समय अनुसार सेवा प्रदान करना। भाई कोई इंडियन है, सिटीजन है, वो क्या कर रहा है? अमेरिकी कैलेंडर के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है? लोगों को सेवा दे रहा है, सर्विस कर रहा है। तो वो भी किसका एग्जाम्पल है भाई? वैश्वीकरण का। ठीक है। फसल के खराब हो जाने पर कुछ किसानों द्वारा आत्महत्या कर लेना। भाई बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो कि बोलती हैं हमारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, लेकिन कई बार वो प्रोडक्ट उतने अच्छे नहीं होते हैं, जिससे क्या होता है कि जो लोकल लोग होते हैं वहाँ के, उनको नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है, ये भी एक इसका एग्जाम्पल है वैश्वीकरण का। अनेक खुदरा जो रिटेल होते हैं, व्यापारियों को डर है कि रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मतलब FDI जो है वो लागू होने से बड़ी रिटेल कंपनियों आएंगी और उनका रोजगार छिन जाएगा। भाई ये भी बड़ी बात है, बिल्कुल सही बात है। जब बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे देश में आएंगी तो हमारे देश की जो छोटी कंपनियां हैं उनको क्या होगा? थोड़ा सा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है, क्योंकि भाई कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा उस समय। लोगों के बीच आर्थिक असमानता में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, जो अमीर हैं वो अमीर हो जाएंगे, गरीब हैं जो गरीब हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो भाई, ये उदाहरण क्या है? सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही प्रकृति के हो सकते हैं। आप देख सकते हो वैश्वीकरण के लाभ भी हो सकते हैं और वैश्वीकरण की हानियां भी हैं। जैसे मैंने बताया, लाभ क्या है भाई? आप व्यापार के क्षेत्रों में लाभ कमा सकते हो। ठीक है, कुछ हानियां भी होती हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब देखो भाई, वैश्वीकरण के प्रवाह, ठीक है, मुख्यतः 3 प्रकार के हैं: राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। ठीक है, 3 अभिव्यक्तियां हैं। कई बार पूछ लेता है भाई, राजनीतिक स्तर पर भी होता है, आर्थिक स्तर पर भी होता है और सांस्कृतिक स्तर पर भी होता है। देखो, वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव के बारे में पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, देखो भाई, जो वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में कमी आती है। लोगों का मानना है कि वैश्वीकरण से राज्य की जो क्षमता है, उसकी जो कैपेसिटी है, उसमें कमी आती है। राज्य अब कुछ एक मुख्य कार्यों जैसे कानून व्यवस्था, ठीक है, सुरक्षा तक ही सीमित रह गया है। यानी मतलब जो देश है वो क्या है? कमज़ोर होता है वैश्वीकरण के कारण। उनको क्या है? सिर्फ क्या काम करना पड़ता है भाई? एक कानून व्यवस्था देखना पड़ता है और सिक्योरिटी, यानी मतलब सुरक्षा तक ही, इतना ही काम रह गया देशों का। ठीक है, अब बाजार ने आर्थिक सामाजिक प्राथमिकताओं का मुख्य निर्धारक ले लिया है। यानी मतलब अब जो कल्याणकारी काम है वो क्या है? बाजारों ने ले लिया है। फॉर एग्जांपल, पहले फ़ोन जब नए नए चले थे, इतने बहुत सारे महंगे महंगे आते थे, लेकिन अब क्या है दोस्तों? आप देखते हो 500 रुपये में बात करने वाला फ़ोन मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पता चलता है कि क्या है? देश कमज़ोर होता है थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो भाई फ्रेंड्स, जो राज्य की प्रधानता है, ठीक है, बरकरार है अभी भी। कुछ लोग मानते हैं कि राज्य की जो प्रधानता है वो अभी भी बरकरार है। ठीक है, ये दोनों ही, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही तरीके की बातें बताई जा रही हैं यहाँ पर। ठीक है, उसे वैश्वीकरण से कोई खतरा नहीं है, कोई खास चुनौती नहीं मिल सकती है। ठीक है, बहुत सारे जो लोग हैं वो भी ये भी मानते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि राज्य कमज़ोर नहीं होता है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इस पहलू के अनुसार वैश्वीकरण के कारण जो अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के बूते राज्य अपने नागरिकों में सूचना जुटा सकता है। ठीक है, अब देखो, जब हम क्या करेंगे? टेक्नोलॉजी आएगी हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? लोगों की इन्फॉर्मेशन हम ज़्यादा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कारगर ढंग से उनकी जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास जो सूचना है, उसका यूज़ कर सकते हैं हम। कौन करेगी भाई? सरकार कर सकती है। फॉर एग्जांपल, आज के टाइम पे आप लोग देखो, जो ई श्रम कार्ड बन रहे हैं, उनके तहत तुरंत ही लोगों को क्या दिया जा रहा है? पैसा भेजा जा रहा है। ये सब किसकी वजह से पॉसिबल है भाई? वैश्वीकरण की वजह से। ठीक है, अब देखो भाई, राज्य अधिकतर ताकतवर हुआ है। ठीक है, ये बात भी सही है। कुछ एक हिस्से में अगर देखा जाए तो कुछ नेगेटिव भी हैं और कुछ पॉजिटिव भी हैं। आप देखोगे, जो वैश्वीकरण के कारण ही जो कोरोना है उसको हम रोक पाने में सक्षम हुए हैं, क्योंकि भाई एक देश ने वैक्सीन बनाई तो हमने फटाफट दूसरे देशों में बांट दी। ठीक है, उन्होंने भी आयात निर्यात करके अपने देश में कोरोना को कंट्रोल किया है। अब हम बात करते हैं वैश्वीकरण के आर्थिक प्रवाह के बारे में। ठीक है, देखो भाई,
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन जैसे जितने भी ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं, ठीक है फ्रेंड्स, उनके द्वारा क्या किया जा रहा है, आर्थिक नीतियाँ, ठीक है, निर्माण की जाती हैं, आर्थिक नीतियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इन संस्थाओं में जो धनी और प्रभावशाली विकसित देशों का प्रभुत्व होता है। जितनी भी आप देखोगे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उसमें ज़्यादातर उन्हीं देशों की चलती है जो भाई देश काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, या तो ताकतवर हैं या पैसे वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो आयात प्रतिबंधित में अत्यधिक कमी होती है। देखो इसमें क्या होता है, अभी वैश्वीकरण के मामले में हम सोचते हैं आयात ना करें, क्यों भाई, उनको टैक्स देना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा देने पड़ेगा, तो उनको हम उन चीज़ों को अपने घरेलू जो अर्थव्यवस्था होती है उसी में बनाने की सोचते हैं। ठीक है, पूंजी के प्रवाह से पूंजीवादी देशों को लाभ, ठीक है, पैसे के प्रवाह से जो अमीर देश होंगे उन्हीं को लाभ मिलेगा, परंतु श्रम के निर्वाह ना होने के कारण विकासशील देशों को कम लाभ होगा। भाई देखो पूंजी का प्रवाह जब भी होगा जब देश के लोग होंगे साक्षर। ठीक है, जो गरीब देश हैं उसमें लोग ही ऐसे नहीं होंगे तो क्या होगा, वहाँ पर क्या होगा भाई, वहाँ पर रोजगार की ज़रूरत होगी लेकिन रोजगार नहीं मिलेगा, तो जो विकासशील देश होंगे उनको कम लाभ मिलेगा। ठीक है, विकसित देशों द्वारा वीज़ा नीति द्वारा लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध है। आपने देखा है अमेरिका जाना पड़ता है तो हमें वीज़ा लगाना पड़ता है। ठीक है, जो गरीब देश हैं बेचारे वीज़ा भी नहीं लगवाते। आप देख लो भारत में आने के लिए सिर्फ वीज़ा है, बाकी पूरी कंट्री में कहीं भी घूम लो, लेकिन हर कंट्री में अलग अलग सिस्टम होता है। ठीक है, देखो वैश्वीकरण के कारण सरकारें अपने सामाजिक सरोकार से मुंह मोड़ रही हैं। यानी मतलब वैश्वीकरण के आने से क्या हुआ भाई, समाज ने कल्याणकारी रूप किसने ले लिया, जो टेक्नोलॉजी है, जो बाजार है, बाजार के लोगों ने ले लिया। ठीक है, और सरकार का कुछ एक क्षेत्र में काम सीमित बचा है, जैसे कि सुरक्षा, ठीक, कवच की आवश्यकता ही महसूस होती है सरकार से बस। देखो वैश्वीकरण के आलोचक कहते हैं कि इससे समाज में आर्थिक असमानता बढ़ रही है। ठीक है, जो वैश्वीकरण की आलोचना करते हैं वो लोग कहते हैं कि भाई समाज में क्या हो रही है, आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। ठीक है, वैश्वीकरण के कारण। अब हम बात करते हैं वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव। ठीक है भाई, सांस्कृतिक प्रभाव क्या है, पेपर में कई बार पूछ लेता है फ्रेंड्स, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव, ठीक है, वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव या आर्थिक प्रभाव, इन तीनों में से एक ना एक आपको जरूर देखने को मिलेगा। देखो भाई, सांस्कृतिक समरूपता द्वारा विश्व की जो पश्चिमी संस्कृतियों को बढ़ावा मिल रहा है। अब वैश्वीकरण से क्या हो रहा है भाई, आप देख रहे हो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं। ठीक है, आपने देखा जो नाटक वगैरह चलते हैं उसमें ज़्यादातर चीज़ें क्या हो रही हैं, आजकल मूवीज़ भी ऐसी बन रही हैं जिसकी वजह से हमें ऐसे लगता है कि हम पश्चिमी सभ्यता से जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, खाने पीने एवं पहनावे में विकल्पों की संख्या बढ़ी है। आप लोगों ने देखा पहले इंडिया में सिर्फ पार्ले-जी मिलता था, लेकिन आजकल क्या है, इतनी सारी वैरायटी खाने की मिल जाएंगी आपको कि पूछो मत ना, बिस्किट में भी इतनी भर भर की वैरायटी आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो लोगों में सांस्कृतिक परिवर्तन पर दुविधा हो रही है, लोग चेंज होने में दिक्कत लेते हैं भाई साहब, क्या पहने क्या ना पहने, इतने सारे हमारे पास विकल्प हैं, क्यों, वैश्वीकरण के कारण। ठीक है, संस्कृतियों की मौलिकता पर बुरा असर। भाई देखो कुछ लोग हैं जो अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं, हम वेस्टर्न की तरफ जा रहे हैं। आज देखो आप वैलेंटाइन का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब वैश्वीकरण का प्रभाव है। सांस्कृतिक विभिन्नीकरण, जिनमें प्रत्येक संस्कृति कहीं ज़्यादा तो कहीं अलग, ठीक है, विभिन्न विकसित हो रही है। ठीक है, आप देख सकते हो कोई भी संस्कृति है वो भी क्या हो रही है भाई, अपने आपको बचाने के लिए भी कुछ लोग काम करते हैं और कुछ लोग अपनी संस्कृति को सोचते हैं कि आगे बढ़ती चली जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं जो वैश्वीकरण है और भारत का वैश्वीकरण के साथ कैसा संबंध है। देखो आज़ादी के बाद से ही भारत ने संरक्षणवाद की नीति अपना रखी थी। ठीक है भाई, संरक्षणवाद का मतलब सब कुछ भाई हम बनाएंगे। ठीक है, सभी चीज़ों का घरेलू अर्थव्यवस्था में क्या करेंगे, निर्माण करेंगे और उसके माध्यम से हम आत्मनिर्भर बनेंगे। ठीक है, ये बात हमने संरक्षणवाद में सीख ली। देखो भाई, अब जब हमें पता चला भाई हमारा बस की नहीं है, अब हमें संरक्षणवाद से कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है, क्यों, हमने विश्व के साथ कनेक्शन तोड़ दिया फ्रेंड्स। तब हमें क्या लगा, देखो 1991 में नई आर्थिक नीति लागू करनी पड़ी। ठीक है, जिसमें हमने अपनाया वैश्वीकरण के लिए तैयार हुआ भारत देश हमारा। ठीक है, वैश्वीकरण में हमने क्या किया, खुलेपन की नीति अपनाई, यानी मतलब जितने भी प्रतिबंध हमने लगा रखे थे वो सारे हटा दिए। ठीक है, वैश्वीकरण के कारण भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर थी वो 7.5%, ठीक है, वार्षिक दर से बढ़ने लगी। ठीक है, जो कि 1990 में
5.5 तक थी। ठीक है, देख रहे हो 2.5% का इजाफा, सिर्फ क्या किया हमने, वैश्वीकरण को अपनाया। ठीक है, भारत की अनिवासी जो भारतीय विदेशों में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो जो भारत के लोग हैं वो बाहर रहते हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं कि भारत की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं वो लोग। ठीक है, वहाँ पर जाकर के भारत के लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अपना वर्चस्व स्थापित करने में कामयाब रहे हैं। ठीक है, आप ज़्यादातर देखोगे अमेरिकी कंपनी में, अमेरिकन वैली कंपनी में जाओगे तो वहाँ पर लगभग 50% जो काम करने वाले लोग हैं वो भारतीय मूल के हैं। ठीक है, ये सब कैसे पॉसिबल हो रहा है फ्रेंड्स, वैश्वीकरण के कारण। ठीक है, आज भारतीय लोग वैश्विक स्तर पर उच्च पदों पर आसीन हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हो गूगल के CEO सुंदर पिचई भारत से हैं। ठीक है, जितने भी बड़ी बड़ी पोस्ट पे लोग हैं वो ज़्यादातर कहाँ से, भाई भारत से। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो कुछ लोग भाई भारत का जो है वैश्वीकरण के विरोध करते हैं। ठीक है, विरोध क्यों करते हैं चलिए समझते हैं। देखो जो वामपंथी विचारक हैं, ठीक है, क्या जो वामपंथी विचारक हैं उनके अनुसार कुछ पक्षों की आलोचना करते हैं भाई वैश्वीकरण की। ठीक है, देखो राजनीतिक अर्थों में उन्हें राज्य कमज़ोर होने की चिंता है। वो कहते हैं भाई राज्य कमज़ोर हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। आर्थिक क्षेत्रों में वे कम से कम कुछ क्षेत्रों में आर्थिक निर्भरता संरक्षणवाद का दौर कायम करना चाहते हैं। वो कहते हैं भाई हमें इतनी, मतलब जो वामपंथी लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई सरकार जो है गरीबों का इतना ध्यान रखे कि उनका संरक्षणवाद कर सके, उनको भाई खाना पीना ये सब मुहैया करवाया जाए। ठीक है, लेकिन आजकल हो क्या रहा है भाई, पहले राशन में हर चीज़ मिलती थी, देखते हो आप, चीनी दाल, लेकिन आजकल क्या है, सिर्फ गेहूँ और चावल मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो सांस्कृतिक संदर्भ में इनकी चिंता है कि परंपरागत जो सांस्कृतिक को हानि होगी। ठीक है, और लोग अपनी सदियों पुरानी जीवन मूल्य और तौर तरीकों को से हाथ धो बैठेंगे। अब वैश्वीकरण के आने से क्या होगा कि लोगों को डर है कि भाई हम अपनी संस्कृति ना खो दें, क्योंकि हम वेस्टर्न जो संस्कृति है उसको अपना लेंगे इतना ज़्यादा। ठीक है, वर्ल्ड सोशल फॉर्म WSF, कई बार एक नंबर में क्वेश्चन में पूछ लिया था भाई WSF क्या है, वर्ल्ड सोशल फॉर्म। ठीक है, इनका काम क्या होता है भाई, ये वैश्वीकरण का विरोध करते हैं किसके, वर्ल्ड के लेवल पे। ठीक है फ्रेंड्स, नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच है। ठीक है, अब देखो भाई मानवाधिकार जो कार्यकर्ता हैं, पर्यावरणवादी हैं, ठीक है, मजदूर हैं, युवा महिला हैं, वो सब इसमें कार्यकर्ता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखो भाई 1999 में सिएटल में विश्व व्यापार संगठन की त्रिस्तरीय मंत्री बैठक का विरोध हुआ। ठीक है, जिसका कारण क्या था, आर्थिक रूप से ताकतवर देशों द्वारा व्यापार के अनुचित तौर तरीकों का विरोध हुआ था। यानी मतलब कुछ देश थे जो कि क्या थे, प्रभावशाली थे, उन्होंने अपने पक्ष में कुछ फैसले जुटा लिए किसमें, विश्व व्यापार संगठन में, जिसका विरोध इन्होंने किया। फ्रेंड्स, जैसे कि वर्ल्ड सोशल फॉर्म बना है वैसे ही इंडिया में वैश्वीकरण के प्रति विरोध करने के लिए IWS बना हुआ है। ठीक है, इंडियन सोशल फॉर्म ISF। ठीक है, क्या बना हुआ है, इंडियन सोशल फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा चैप्टर आज का। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा वैश्वीकरण। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाइक करके।